So students, here we are discussing or we are revising the third components of the vital sign, that is a respiration. Respiration students क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो इसी के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो मेन हमें इसमें क्या जानना है वाइटल साइन में कि रेस्पिरेशंस क्या होती है, क्या अब नॉर्मल होती हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट अडल्ट में कितना होता है। तो वो होता है 12 to 24 ब्रीथ पर मिनट्स होती है। 1 मिनट से 12 से लेकर 24 ब्रीथ जो निकलती है, ब्रीथ जो आती है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। चाहे वो 14 आए चाहे वो 16 आए तो वो नॉर्मल ब्रीथ मानी जाती है अडल्ट्स में। अगर इनकेस हम बात करते हैं एट बर्थ पे, जब बेबी डिलीवर होता है तो उस समय उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई होती है। तो वो कितनी होती है 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। लेकिन ये बड़ी नहीं है, ये न्यू बॉर्न के लिए ये नॉर्मल रेट होती है रेस्पिरेशंस के लिए 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो उसकी जो ब्रीथ रेट होती है वो रेस्पिरेशन जो नॉर्मल होती है वो 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हो सकती है रिलेटेड टू दी रेस्पिरेशंस। फर्स्ट टर्म्स आता है यूपनिया। यूपनिया कई लोग सोचते हैं ये कोई एक डिजीज़ कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये यूपनिया एक ऐसा होता है कि नॉर्मल रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इसमें क्या होती है, नॉर्मल आ जाती है। क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न्स हो, जैसे कि रेट और डेप्थ नॉर्मल हो तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं यूपनिया। ठीक है, कई बार आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है यूपनिया और आप लोग सोच लेते हो ये डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग के पैटर्न में, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। यूपनिया का मतलब होता है नॉर्मल, पनिया मतलब रिलेटेड टू द रेस्पिरेशंस। ठीक है, तो नॉर्मल रेट और डेप्थ इसमें रेस्पिरेशन की बिल्कुल सही होती है, एक्यूरेट होती है। ठीक है, जो हमने जो ये चीज़ें पढ़ी है कि 12 to 24 अडल्ट में होती है, 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट एट बर्थ होती है, इन्फेंट्स में 26 to 30 ब्रीथ पर। ये क्या होती है, इसकी रेट और रिदम बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, तो उसी टर्म को हम बोलते हैं यूपनिया। नेक्स्ट है डिस्पनिया। डिस से जहाँ पे भी किसी भी वर्ड के आगे डिस लग जाता है DYS तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी। तो आगे का वर्ड आप अपने आप बना लो। तो पिनिया मैंने अभी बताया आपको रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द ब्रीथ। तो क्या है, डिस मतलब डिफ़िकल्टी, पिनिया मतलब रिलेटेड टू द ब्रीदिंग, सो दैट्स मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट है हाइपरपिनिया। तो हाइपर मीन्स ज़्यादा, पिनिया मीन्स रिलेटेड टू द ब्रीथ। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल रेट, तो इसमें रेट तो नॉर्मल रहेगी। जैसे यूपनिया में आपने देखा था रेट भी और डेप्थ भी रेस्पिरेशन की नॉर्मल रहती है, लेकिन हाइपरपिनिया में क्या है, रेट तो नॉर्मल रहेगी लेकिन जो डेप्थ क्या है वो बढ़ते चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टैकिपनिया। मतलब ज़्यादा, पिनिया मतलब रिलेटेड टू द ब्रीथ। टैकिपनिया मतलब जो हमने नॉर्मल रेट डिसाइड किया था, अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा कि 12 to 24 ब्रीथ पर मिनट्स नॉर्मल होती है एडल्ट्स में। अगर टैकिपनिया हो जाता है तो मोर देन 34 ब्रीथ पर मिनट्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं टैकिपनिया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेडिपनिया। ब्रेडी मतलब कम हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन ब्रीथ पर मिनट हो जाती है तो इसको मानते हैं हम पेशेंट में ब्रीथ रेट कम हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नॉर्मल ब्रीदिंग। हमने डिस्कस किया नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अब नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होती है। तो फर्स्ट टर्म आती है अब नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए एपनिया। एपनिया क्या होता है, टोटल सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स अगर ब्रीदिंग रुक गई है, एकदम से बच्चा क्या होता है अपनी ब्रीदिंग भूल जाता है और रोक के बैठ जाता है तो उसका शरीर एकदम से क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है और ब्लू हो जाता है उसका शरीर, तो उसको बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है, बॉडी का नीला पड़ जाना, दैट टर्म इज कॉल्ड साइनोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है एपनिया में, अगर ब्रीदिंग रुक गई हो एकदम से, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन नहीं हो रहा हो पेशेंट में, ना तो वो सांस ले पा रहा है ना ही वो सांस छोड़ पा रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या है उसका डिफ़िकल्ट हो चुका है,
तो हम उसे कहेंगे पेशेंट को एपनिक कंडीशन में पेशेंट है। नेक्स्ट एब्नॉर्मल ब्रीदिंग है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया में क्या होता है, क्लाइंट ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन। स्टूडेंट्स कई बार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे ये आंसर पूछते हैं एग्जामिनर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। क्या होता है, ये एक ऐसा केस है जिसमें पोजीशन और पोस्चर चेंज करने से रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेस आते हैं, और अगर पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखा जाएगा, अपराइट मतलब पेशेंट को सीधा खड़ा रखा जाएगा, तो पेशेंट को कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर पेशेंट को लेटा दिया जाए तो फिर से पेशेंट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब है कि पेशेंट की पोजीशन में चेंजेस होगी तो डेफिनेटली ब्रीदिंग रेट पर डायरेक्ट अफेक्ट करता है। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्थोपनिया कंडीशंस में ही ऐसा होता है कि अपराइट पोजीशन करने पे ही पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। उसका फिर पोस्चर या कोई भी दूसरी पोजीशन हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उसको ऑर्थोपनिया होने की कंडीशंस उस समय रहती है, प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रीदिंग पैटर्न्स में पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया कई स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, डिस्निया बोलते हैं, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डिस्निया। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था इसमें नॉर्मल वाले में ही कि डिस्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन, डिस मतलब डिफ़िकल्टी, मीनिंग मतलब रिलेटेड टू द ब्रेथ। सो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या होता है, हार्श वाइब्रेटिंग श्रील साउंड अकर इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, ये ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें आपको हार्श वाइब्रेटिंग और श्रिल साउंड सुनाई देती है। स्ट्राइडर कब देखने को मिलता है, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, मतलब रुक जाए, उसमें कुछ चीज़ फंस जाए या फिर चोकिंग हो जाए, तो स्ट्राइडर की कंडीशंस पेशेंट में अकर हो जाती है। जैसे लैरिंजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो तो तब स्ट्राइडर अकर हो सकता है पेशेंट में, और ये हार्श वाइब्रेटिंग इस तरह की साउंड पेशेंट से सुनाई देती है हमें। नेक्स्ट है वीज। वीजिंग साउंड क्या होती है, हाई पिच्ड म्यूजिकल विस्लिंग, एग्जाम्पल आस्थमा एंड एम्फाइसीमा। ये एक तरह से विसल्स लाइक साउंड होती है, और ये हाई पिच साउंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये अस्थमा और एम्फाइसीमा के केसेस में ज़्यादा सुनने को पेशेंट से मिलते हैं हमें। नेक्स्ट है चैन स्टॉक रेस्पिरेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट अबनॉर्मल ब्रीदिंग है ये। इसमें क्या होता है, पेशेंट का रेस्पिरेशन धीरे धीरे डीप होता चला जाता है और नॉइज़ बढ़ती चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है, तो रेस्पिरेशन जब सबसे ज़्यादा डीप होता है और नॉइज़ सबसे ज़्यादा होगी, तब सेसेशन ब्रीदिंग होगी, मतलब एपनिया होगा। और एपनिया होने के बाद फिर से ब्रीदिंग स्टार्ट होगी, और फिर से दोबारा से ब्रीदिंग डीप होती चली जाएगी और नॉइज़ बढ़ती चली जाएगी, एंड अगेन क्लाइमेक्स। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया में कहते हैं स्टेट ऑफ सफोकेशन। अगर किसी पर्सन को सफोकेशन हो जाता है तो उस केस में बोला जाता है कि पेशेंट को एस्पेक्सिया हुआ है। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशंस को। फर्स्ट है जेंडर, रेस्पिरेटरी रेट हायर इन फीमेल्स। मैंने पल्स में बात की थी कि वो जेंडर वेरिएशंस वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशंस में जेंडर वेरिएशन है और इसलिए रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रहता है फीमेल्स में। नेक्स्ट है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डिक्रीज ऑक्सीजन। यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड लगा हुआ है तो आप ओब्लिक का साइन आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन बढ़ जाता है या फिर कंडीशन आती है और ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए या फिर डिक्रीज़ हो जाए ऑक्सीजन लेवल, तब क्या होता है, हायर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है मान लो, या फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, जितना ज़्यादा रेस्पिरेशन करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। समझ रहे हैं,
दोबारा से समझेंगे, जितना ज़्यादा रेस्पिरेशन करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम O2 अंदर ले रहे हैं, O2 का कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था वो बाहर निकल रहा है। तो रेस्पिरेटरी रेट इसलिए बढ़ाना पड़ता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या ऑक्सीजन कम हो तो। ठीक है स्टूडेंट, ये आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है ओपियोइड्स। इसमें क्या आता है, ओपियोइड्स लेने से रेस्पिरेटरी रेट जो हो जाती है वो कम हो जाती है। अगर आपने किसी पेशेंट को ओपियोइड्स दे दिया है, तो ओपियोइड्स क्या है, ये एक तरह का सेडेटिव्स होता है। ये क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को धीरे धीरे घटा देता है, कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेड इंजरी। हेड इंजरी में भी रेस्पिरेटरी रेट धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने रिवाइज़ किया है रेस्पिरेशंस प्रोसेस के बारे में, क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, क्या अब नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना था, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट्स है, या फिर 20 to 22 ब्रीथ पर मिनट्स, सेम 20 to 20 ब्रीथ पर मिनट्स, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे आपने लिखना है क्वेश्चन 1 का ए आंसर है या बी है या सी है या डी है, ऐसे आपको मार्क करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको क्या करना है, कोई एक रॉन्ग स्टेटमेंट है तो आपने पता लगाना है वो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, जो कि अभी हमने रेस्पिरेशन में ही पढ़ी है। ठीक है, न्यू बॉर्न हैव रैपिड रेस्पिरेटरी रेट। सेकेंड, men have a higher pulse rate than the female. C, exercise increases the pulse rate. Next, ingestions of milk increases pulse rate. इसमें से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेशंस इज कॉल्ड। नॉर्मल रेस्पिरेशन को किस नाम से हम जानते हैं, एपनिया, यूपनिया, डिस्निया या फिर ऑर्थोपनिया। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। इस तरह से ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम रिवाइज करेंगे ब्लड प्रेशर। थैंक यू स्टूडेंट्स।